नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल में वही सवाल लगातार चल रहे हैं जो पिछले कार्यकाल से थे कि जो देश में जो सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय है उसका भविष्य क्या होगा। नरेंद्र मोदी की पार्टी को 303 जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सांसद उनकी पार्टी से चुन के आए हैं, उनमें एक भी मुसलमान नहीं है। पिछले 5 सालों में जिस तरह की नीति हमने देखी और छठे साल में भी पहले महीने में ही जिस तरह की राजनीति हमें नजर आ रही है, उस सबको देखते हुए लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत, जिसका संविधान पूरी तरीके से धर्मनिरपेक्ष है, वहाँ सबसे बड़ी जो अल्पसंख्यक आबादी है उसका भविष्य क्या हो। बल्कि कई लोग तो सवाल ये उठा रहे हैं कि जो भारत में धर्मनिरपेक्षता है उसका भविष्य क्या होगा। हम आज द वायर में आपकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से कराने जा रहे हैं जो एक पॉलिटिशियन है लेकिन अक्सर पॉलिटिकली इनकरेक्ट रहते हैं। वो जिस भी पॉलिटिकल पार्टी में रहे, कभी पार्टी लाइन से डट कर या पार्टी लाइन से के मुताबिक वो कभी भी नहीं चले। और कहा यह भी जाता है कि एक मुस्लिम पॉलिटिशियन होने के बावजूद भी उन्होंने इस बात की परवाह कभी नहीं की कि मुस्लिम समुदाय उनकी विचारधारा या जो उनके विचार रहे या जो उनके बयान रहे उससे सहमत है या नहीं। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो अपने ही मन की सुनता है। लेकिन कभी कभी ये भी कहा जाता रहा कि ये व्यक्ति कहीं ना कहीं इतिहास के एक लम्हे में कैद हो गया है। मेरे साथ आरिफ मोहम्मद खान मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आरिफ साहब आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। और इस इंटरव्यू में ये बताना भी बहुत ज़रूरी है कि बहुत सारे ऐसे मौके आए हैं जिसमें ये भी कहा गया कि आरिफ मोहम्मद खान एक नेता, एक लीडर होने के अलावा एक बड़े स्कॉलर के तौर पर माने जाते रहे, जाने जाते रहे। और शाहबानो के केस में, जो कि 80 के दशक का सबसे बड़ा वो एक मामला था जिसमें माना गया कि धर्मनिरपेक्षता का जो इतिहास था भारत में, उसके लिए वो एक ऐतिहासिक लम्हा था। और उस वक्त में एक मुस्लिम नेता और राजीव गांधी की सरकार में मंत्री होते हुए उस ऐतिहासिक लम्हे को आरिफ मोहम्मद खान ने अपने नाम कर दिया। लेकिन आरिफ साहब से लगातार मेरे वैचारिक मतभेद होते रहे। इस इंटरव्यू में भी आपको वही देखने को मिलेगा। सबसे पहले आरिफ मोहम्मद खान प्रधानमंत्री जो हैं, सबसे पहला भाषण उन्होंने दिया है अब संसद में, और उसमें जो है जिक्र इस बात का कर दिया कि कांग्रेस पार्टी जो है मुसलमानों को गटर की तरह ट्रीट करना चाहती है या वो गटर में पड़े रहें, ये अच्छा है। क्यों 33 साल बाद नरेंद्र मोदी, जिनको थम्पिंग मेजॉरिटी जिसे कहा जाता है, इतनी बड़ी जीत हासिल हुई है बिना या कहें कम से कम मिनिमम मुस्लिम सपोर्ट के, क्यों बार बार उन्हें मुसलमान, कांग्रेस पार्टी, इसे क्यों याद करना पड़ता है? दोनों आप मिक्स अप कर रहे हैं कि कांग्रेस को याद करना और उनको थम्पिंग मेजॉरिटी क्यों मिली है, ये दोनों अलग चीज़ें। थम्पिंग मेजॉरिटी इसलिए मिली है कि इस देश ने उनको पसंद किया, देश के इलेक्टोरेट ने पसंद किया। कांग्रेस सामने है, विपक्ष का काम है सरकार के ऊपर की कमियों को उजागर करना, और सरकार में जो लोग हैं, ये लोकतंत्र की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है कि जो सामने बैठे हुए लोग हैं वो उनको एक्सपोज करते हैं और वो ये बताते हैं कि आप जो बातें कह रहे हैं, आमतौर से जो अप्रोच होती है, इसे कि मैं सरकार में भी और विपक्ष में भी, मैं दोनों में रहा हूँ, जहाँ वो सरकार के दोनों तरफ से एक ही कोशिश होती है कि आपका आचरण उसके मुताबिक नहीं है जो आप बात कहते हैं। इसे शुरुआत करने की क्यों जरूरत आन पड़ी उनको? नहीं, ये शुरुआत नहीं, ये तो नॉर्मल, ये तो प्रक्रिया का हिस्सा है। ये लगातार जारी रहता है, किसी दिन बंद नहीं होता लोकतंत्र में, ये तो लगातार जारी रहता है। प्रधानमंत्री ने जो कहा है, उन्होंने अपनी तरफ से नहीं कहा, उन्होंने कहा कि उन्होंने जो एक इंटरव्यू पुराना देखा है, उसमें जो एक मंत्री ने कांग्रेस के शाहबानों के वक्त जो एक जुमला कहा है, उसको उन्होंने कोट करके याद दिलाया है कि कांग्रेस की नियत ये काम करने के लिए, जिन कामों को अपीजमेंट कहा गया या मुंह भराई कहा गया, उन कामों को करते वक्त उस वक्त उनकी नियत आम मुसलमान को फायदा पहुंचाने की नहीं थी। सिर्फ एक वर्ग है जो विशेष अधिकार प्राप्त वर्ग है, प्रिविलेज्ड वर्ग है, सिर्फ उसके जो मफाद थे, उसके जो हित थे, उनको उसमें मदद करने के लिए कांग्रेस ने मैं आपकी बात समझ गई। आप ये कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी को आईना दिखा रहे हैं नरेंद्र मोदी। मैं ये नहीं कह रहा, जो मैं कह रहा हूं वो मैं अपने अल्फाज में कह रहा हूं, आप मुझसे पूछिए। उन्होंने तो ये बताया है, और चूंकि वो मुझसे वो जुमला मैंने कोट किया है, वो मेरे इंटरव्यू से लिया गया है, मेरे इंटरव्यू में, और वो आज नहीं है। प्रिंट में वो जुमला कम से कम 17, 18, 20 साल पहले का है। और चैनल जब से आए हैं तब से, कल से जितनी मैंने देखे हैं वो क्लिप्स,
कम से कम 8 या 9 टीवी के प्रोग्राम्स में मैंने वो जुमला दोहराया है कि जब मुझसे इस्तीफा वापस लेने के लिए दबाव डाला जा रहा था। एक बार फिर से बोल दीजिए कि क्या वो पूरा वाकया था, ताकि पूरा दर्शकों को वाकया समझ में आ जाए। जी, पूरा वाकया ये था कि जिस दिन शाम को बिल इंट्रोड्यूस किया गया हाउस में लॉ मिनिस्टर के जरिए, वो बिल इंट्रोड्यूस कर रहे थे, मैं पीछे की सीट पे जाके बैठ के 5 लाइनें मैंने अपने इस्तीफे की लिखी और मैंने उस पे लिफाफे पर पर्सनल लिख के और मैं प्रधानमंत्री के कार्यालय में वो देकर, और मैं घर नहीं गया अपने, मैं किसी दोस्त के घर पे मैंने रात बिताई, वरना तो मुझे रात में ही मेरे ऊपर दबाव, मुझे लगता था दबाव डाले जाएंगे। अगले दिन सुबह जब मैं पार्लियामेंट पहुंचा तो सबसे पहले मुझे श्री अरुण सिंह मिले। वो मुझे ले गए प्रधानमंत्री के कार्यालय के बराबर में एक वेटिंग रूम होता है, वहाँ पे मुझे बिठा दिया उन्होंने, और उन्होंने मुझसे बहुत ही अच्छे अंदाज से, ये जितने भी लोग आए उन्होंने बहुत अच्छे बड़े प्यार से, तकरीबन श्री अरुण सिंह, मैं सबके एक साथ नाम ले देता हूँ ताकि कम वक्त लगे, उसके बाद श्री अरुण नेहरू, उसके बाद श्री फोतेदार, उसके बाद वो मिनिस्टर जिनके मातहत मैंने जूनियर मिनिस्टर की हैसियत से काम किया था, उनको बुलाया गया मुझे समझाने के लिए। सबसे आखिर में श्री नरसिम्हा राव है, चूंकि वो कांग्रेस में बुजुर्ग लीडर माने जाते थे, और उन्होंने आते ही मुझसे, औरों ने भी बहुत दलीलें दी, लेकिन श्री नरसिम्हा राव जी ने आके मुझसे कहा कि तुम बहुत जिद्दी आदमी हो, अब तो शाहबानों ने अपना स्टांस बदल लिया, तुम्हें बदलने में क्या परेशानी। मैंने कहा मैं शाहबानों की लड़ाई नहीं लड़ रहा हूँ, मेरा मसला ये है कि मैंने 1 घंटे के करीब पार्लियामेंट का वक्त लिया है, मैंने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हक में बातें कही हैं कि ये जजमेंट न सिर्फ मुल्क के कानून के मुताबिक सही है, बल्कि ये कुरान की जो तालीम है, वलिल मुतल्लिकाति मताउम बिल मारूफ हक्कन अलल मुत्तकीन, और तलाकशुदा औरत के लिए भी एक प्रोविज़न करना है, उसके लिए भी माली इंतज़ाम करना है, ये वाजिब है, ये हक है उन पर जो खुदा शनास हैं, ये उसके भी ऐन मुताबिक है। और अब कल लॉ मिनिस्टर ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को निष्प्रभावी बनाने के लिए हम ये बिल ला रहे हैं। तो मैंने कहा मैं अकबर का बीरबल नहीं हूं कि एक दिन कहा कि बैंगन बहुत अच्छा है और अगले 3 दिन बाद कहा बैंगन बुरा है। तो अकबर ने बैंगन की पहले खूबियां बयान कर दी बीरबल ने, और फिर जब कहा बुरा है तो उसकी बुराइयां बयान कर दी। शायद इसलिए मैंने आपसे कहा कि पार्टी लाइन से कभी भी आप जो है वो आपने अट के बात नहीं की। तो नरसिम्हा राव जी ने मुझसे कहा कि तुम बहुत जिद्दी हो, और देखो हमसे मतलब मैं भी उसमें शामिल हूं, क्योंकि मैं भी उस वक्त उसी पार्टी में हूं। बोले हम समाज सुधारक नहीं हैं, हम राजनीति में, हम राजनीतिक दल हैं। अगर एक सेक्शन, अगर ये लोग, उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किया, अगर ये लोग गटर में या गड्ढे में पड़े रहना चाहते हैं तो तुम रिजाइन क्यों कर रहे हो, तुम अपना रेजिग्नेशन वापस लो। और ये बात मैं पता नहीं कितनी बार दोहरा चुका हूं। तो आज आप इंटरव्यू करने आए मुझे, चूंकि आज प्रधानमंत्री जी ने इसका रेफरेंस दे दिया, वरना पिछले साल एनडीटीवी, पिछले ही साल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद एनडीटीवी के डिस्कशन में, जिसमें नजमा हेपतुल्ला जी भी हैं, एक और वकील हैं और मैं हूं, वहां भी मैंने यही बात कही थी, तब किसी ने नोटिस नहीं लिया इसका। ठीक है, तो शाहबानो का मामला दरअसल ये था कि शाहबानो एक बुजुर्ग औरत जिनको उनके पति ने 3 तलाक, जिसको लेकर लगातार आप देखते हैं कि अभी भी जो है मोदी गवर्नमेंट का पहला लेजिस्लेशन, यानी पहला जो कानून, पहला जो बिल उन्होंने पार्लियामेंट में रखा वो 3 तलाक को लेकर है। इस ही 3 तलाक के तहत अपनी पत्नी को तलाक दे दिया। उनकी पत्नी जो है वो अदालत गई और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि मेंटेनेंस का, गुजारे भत्ते का हक है इस महिला को। लेकिन राजीव गांधी ने समझा कि शायद जो कट्टरपंथी मुसलमान हैं, जो रिलीजियस लीडरशिप है मुसलमानों की, वो शायद इस बात से नाराज़ हो जाएगी, और एक कानून लाकर उन्होंने पार्लियामेंट में सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट को बदल दिया। और उसके बाद से ये माना जाता है कि भारत की जो राजनीति है, कम से कम अगर जो माइनॉरिटी पॉलिटिक्स जिसे कहा जाता है, उसका हमेशा के लिए एक चैप्टर जो है वो बदल दिया गया। और उस वक्त में आरिफ मोहम्मद खान ने इसी फैसले का विरोध करते हुए राजीव गांधी सरकार से इस्तीफा दे दिया था। आरिफ मोहम्मद खान उस वक्त, जैसे मैंने आपको कहा कि इतिहास में आप एक ऐसे व्यक्ति रहे जो वो लम्हा आपके नाम लिख गया कि एक मुस्लिम मंत्री ने
मुस्लिम अपीजमेंट या कहा जाए मुस्लिम कट्टरपंथियों के विरोध में आपने इस्तीफा दिया अपनी सरकार से। आप सबसे यंग मिनिस्टर्स में से भी एक माने गए, काफ़ी प्रोग्रेसिव थे, लेकिन आरिफ मोहम्मद खान कैदी बन चुके हैं 1986 के। अच्छा, अब मैं इसका जवाब आपसे जानना चाहता हूँ, 86 में जो इश्यूज क्रिएट हुए वो सॉल्व हो गए? लेकिन हालात बदल चुके हैं। अरे आपने खुद अभी कह रही हैं, आप अपने आप को कंट्राडिक्ट कर रही हैं कि पहला बिल ही वो आया, शाबानों में इशू क्या था? 3 तलाक। अब अयोध्या, ये इशू हल हो गए। लेकिन ये तो चाहती है नरेंद्र मोदी सरकार चाहना उन्हीं मसलों में पहले वो चीज पे आइए जो चीज आपने कही है। ये बताइए कि जो 86 में जो इश्यूज क्रिएट हुए, जिस पर मैंने ये कहा, मैं 86 में नहीं हूं, 86 में जो इश्यूज क्रिएट किए गए उसने इस मुल्क को 47 में पहुंचा दिया। काश हम 86 में होते। वही नफरत जो 47 में पैदा हुई थी, आपको मालूम है 50 के शतक में कितने लोगों को लिंच किया गया था? आपको मालूम है कितने मिलियन में तादाद है जो लोग मरे थे, जिनकी जानें गई थी? हमें एक बात हमेशा ध्यान रखिए, जब आपकी नजर तारीख पे नहीं होगी और आप आज के लम्हे में जीने की कोशिश करेंगे, हमेशा आपको मायूसियां और नाकामियां हाथ आएंगी। आपको तारीख का नजरिए के बगैर, पर्सपेक्टिव के बगैर आप अपनी मुस्तकबिल की राहों को तैयार नहीं कर सकते। मैं आपके तजुर्बे की कदर करती हूँ, इज्जत करती हूँ, लेकिन कहा यह भी जाता है कि अगर आप पीछे वाले शीशे में लगातार देखते हुए ड्राइव करेंगे, देखना जरूरी है कि अपने को ठीक से आप बचा पाएं, लेकिन अगर आप पीछे वाले शीशे में देखते रहेंगे तो आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। 1986 की राजनीति, वहां के मुद्दे अलग थे, 2019 के अलग हैं। आप तो ये भी कह रहे हैं कि हिंदुत्व की राजनीति से मुस्लिम समुदाय को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आप तो माइनॉरिटी कम्युनलिज्म और मेजोरिटी कम्युनलिज्म इस दौर का, आ जाइए पहले एक सवाल पर नहीं, पहले इस सवाल तय करिए ना। 1986 के इश्यूज अगर आज जूं के तू जिंदा हैं और ये पूरा मुल्क उस मुसीबत में जो 86 में इस मुस्लिम किलर्जी ने और एक ना तजर्बेकार प्राइम मिनिस्टर की ना तजर्बेकारी का फायदा उठा के इस पर्सनल लॉ बोर्ड ने जिस मुसीबत में इस मुल्क को धकेला, आज भी वो दोनों इश्यूज, आप अली मियां की किताब उठा के पढ़ लीजिए। राजीव जी ने मुझसे कहा 6 फरवरी को कि कोई ताला जो खुला है अयोध्या में, उसका कोई मुस्लिम लीडर मुखालफत नहीं करेगा। मैं कहा कैसे? उन्होंने कहा ताला खुलने से पहले मैंने सबको इत्तला दे दी थी। मुझे याद आया कि अली मियां ने बयान दिया है 3 तारीख को, और भी बहुत सी मस्जिदों पर गैरों के कब्जे हैं, ये खास बात नहीं है। और सलमान खुर्शीद जो उस जमाने में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नजदीक थे, उन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स में आर्टिकल लिखा और उन्होंने कहा कि आरिफ मोहम्मद खान बाबरी मस्जिद को कह रहे हैं कि ये बहुत समस्या बन जाएगी। बाबरी मस्जिद समस्या नहीं है, समस्या शाहबानों है, मुसलमानों की आइडेंटिटी को महफूज रखने के लिए। तो वो सारे इश्यूज न सिर्फ जिंदा हैं, उन सारे इश्यूज ने हमें तकरीबन उस जगह पहुंचा दिया जहां पे इस मुल्क का पार्टीशन हुआ था। तो उस वक्त जो नफरत गलती किसकी है? गलती किसकी है? जिन्होंने ना तजर्बेकार वजीर आजम को मजबूर किया कि तुम शाहबानों में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बदलो। तो 1986 के लिए अब 2019 में हम क्या करें? भाई 2019 वो मसला हल नहीं हुआ ना। 10 साल कांग्रेस की, मैं पूछ रहा हूं आपसे, 10 साल बीच में कांग्रेस की हुकूमत थी, क्यों नहीं उन्होंने उन मसलों को हल कर दिया? क्योंकि मौजूदा दौर के और बहुत सारे ऐसे मसले थे, कोई बिल्कुल भी नहीं, पूरा मुल्क सारे सचर कमेटी को सेटअप किया। अच्छा, जो सामाजिक और क्या किया उस पर? सामाजिक और आर्थिक मुद्दे मान लिया हम आपकी बात मान लिए, क्या किया फिर उस पर कदम उठाया, क्या फंड जारी कुछ किया, बता तो दीजिए। माइनॉरिटी कंसंट्रेशन डिस्ट्रिक्ट्स हम तो को जितना आइडेंटिफाई किया, हमने वो पहले से आइडेंटिफाइड थे। प्लीज डोंट ट्राई टू मिसलीड पीपल, वो हमेशा से आइडेंटिफाइड थे। और दूसरा मैं एक बात बता दूं आपको, आप गलत आदमी से सवाल कर रही हैं। मैं जब 1982 में जनवरी में मिनिस्टर बना तो दिल्ली से एक मशहूर डाइजेस्ट निकलता था, हुमा, बहुत मशहूर, देखा है मैंने हुमा, देखा। उसमें एक पॉलिटिकल इंटरव्यू छपा करता था। उन्होंने जनवरी में मैं मिनिस्टर बना, जनवरी के आखिर में या फरवरी के शुरू में मुझे इंटरव्यू किया, और जहां तक मुझे याद है वो मार्च के इशू में छपा है 86। उन्होंने मुझसे 3 दफा यही लफ्ज इस्तेमाल किया, माइनॉरिटी माइनॉरिटी माइनॉरिटी, अकलियती नुमाइंदे की हैसियत से। जब तीसरी दफा ये लफ्ज इस्तेमाल किया, ये छपा हुआ है, आज का नहीं है, 1982 का है। उन्होंने मुझसे पूछा क्या ये छाप दे
मैंने छापने के लिए कहा है। उन्होंने 3 दफ़ा मुझसे माइनॉरिटी कहा। मैंने कहा मुझे एक बात बताइए, पहले मैं इसको डिस्कस करना चाहता हूँ। जब आप तीसरी बार कह रहे हैं, मैं ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत के आया हूँ जहाँ मुसलमानों का वोट, जिसे आप माइनॉरिटी कह रहे हैं, वो 12% से कम है, बल्कि माइनॉरिटीज़ का वोट 12% और ब्राह्मणों का वोट 20% है तकरीबन। पंजाबी जो लुटपिट के पाकिस्तान से आए थे, उनका वोट 18-19% है। मैं जीता हूं, मेरा नजदीक नियरेस्ट राइवल भी मुस्लिम है, किसी गैर मुस्लिम उम्मीदवार की जमानत भी नहीं बची। अब अगर दिल्ली में आके मैं माइनॉरिटी का रिप्रेजेंटेटिव बन जाऊं, तो ये लोग जिन्होंने मुझे वोट दिया है, इनके ये तो फिर महरूम हो गए ना। हम जो चीज समझने से इनकार कर रहे हैं वो ये है कि इस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों के दिमाग में 2 बातें बिल्कुल साफ थीं। ये मुल्क ने इतने लंबे ज़माने तक गुलामी का तौक अपने गले में पहना है। क्यों? एक तो हमारा कास्ट सिस्टम जो बड़ा और छोटा बनाता था, और दूसरा अंग्रेज का दाखिल किया हुआ सेपरेट इलेक्टोरेट, जो जहां हिंदू हिंदू का नुमाइंदा होगा, मुसलमान मुसलमान का नुमाइंदा होगा। सवाल मेरे पास इन बहुत है दोनों, साहब, मैं मैं माइनॉरिटी लीडर नहीं हूं। ठीक है, मैं आपकी बात मेरी एम्बिशन उससे कहीं बड़ी है। लेकिन आरिफ मोहम्मद खान, आप एक तरह के आदर्शवादी धर्मनिरपेक्ष फ्रेम ऑफ माइंड में ऐसा लगता है कि फंस गए हैं। आप ये देखिए, हम एक ऐसे देश में जी रहे हैं जहां मेनका गांधी ने ये कहा कि मुसलमान मुझे वोट नहीं देते, मैं उनका काम नहीं करूंगी। हम ऐसे देश में जी रहे हैं जहां पर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री रहते हुए, आप यमन में जीना चाहती हैं, उन्होंने कहा, आप सीरिया में जीना चाहती हैं। मेरा सवाल हाँ, बताइए। उन्होंने वायनाड के लिए कहा कि राहुल गांधी वहां चुनाव इसलिए लड़ने गए हैं क्योंकि वहां पर उनको मालूम है कि हिंदू उन्हें वोट नहीं करेगा। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां 303 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में एक भी मुसलमान बीजेपी की तरफ से नहीं है। तो आप ये बताइए कि ऐसे वक्त में जहां की पूरी पॉलिटिक्स एंटी मुस्लिम एक पिलर पर बेस्ड हो, वहां आप एक तरह के एक रिजिड लीगल सेक्युलरिज्म में ऐसा लगता है कि फंस गए। चलिए ठीक है, आप पाकिस्तान में रहना चाहती हैं जहां पे हर जुमे को मस्जिदों में बम फेंके जाते हैं? मैं हिंदुस्तान को बेहतर बनाना चाहती हूं। आपने जुमला ये नहीं कहा, मैं हिंदुस्तान आपने जी नहीं, आपने जुमला कहा हम ऐसे मुल्क में रह रहे हैं, इस तरह के हिंदुस्तान। जी नहीं, आपने जो जुमला कहा है वो कहा हम ऐसे मुल्क में रह रहे हैं। तो आप पाकिस्तान में रहना चाहती हैं जहां पे हर हफ्ते हर मस्जिद में बम फोड़े जाते हैं? आप सीरिया में रहना चाहती हैं? आप यमन में रहना चाहती हैं? आप कौन से मुल्क में रहना चाहती हैं जहां लोगों के इंटरेस्ट जो हैं, उनके हुकूक महफूज हैं? और मुझे कोई एक मुल्क का नाम बता दीजिए। आप जिस मुल्क में रह रही हैं वो मुल्क वो है जहां देवबंद वालों को इसकी इजाजत है। ये किताब देवबंद में निसाब का हिस्सा है, सिलेबस का हिस्सा है ये किताब। इसमें जिहाद, कुरान कहता है उज़ीना लिल्लज़ीना युक़ातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू, लड़ने की इजाजत सिर्फ उनको दी जाती है जिनके खिलाफ लड़ाई लड़ी गई है, उन पर जुल्म किया गया है, उनको उनके घरों से निकाला गया है। और देवबंद क्या बताता है जिहाद का मकसद क्या है? और मुझे कोई एतराज नहीं है, कुल 4% बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन ये 4% वो हैं जिनका मस्जिद के मिंबरों पर कब्जा है, वहां से ये तकरीरें करते हैं। लेकिन आखिरी बात पहले बात सुनिए, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था कब हुआ था हिंदुस्तान में? मेरी बात ये भी तो मुझे बता दीजिए भाई, मेरे बात पहले इसको तो सुन लीजिए। शरीयत में जिहाद दीन हक की तरफ बुलाने और जो उसे कबूल ना करे उससे जंग करने को कहते हैं। ये देवबंद में, और इस किताब को बच्चा जब आता है तो वो यूं करके आंखों पे लगाता है, चूंकि उसको कहते हैं ये अल्लाह का कानून है। ये नहीं कहते कि ये देवबंद वालों की राय है। और ये मैं जब अंग्रेजी से कोट किया करता था, मेरे दोस्त कहते थे अरे भाई गलत तर्जुमा तो नहीं है? तो मैंने ये 9 वॉल्यूम देवबंद से मंगाए, देवबंद के छपे हुए हैं, मकतबा थानवी देवबंद जिला सहारनपुर, ये पढ़ाएंगे। आरिफ साहब, मेरी आपसे एक शिकायत है, मैं इस बात से किसी बात से भी असहमत नहीं हूं जो आप ये बोल रहे हैं। रिजिडिटी, फंडामेंटलिज्म, कंजर्वेटिज्म मुस्लिम समुदाय को एक तरह से खा रहा है, गेहूं जैसे घुन खाता है ऐसा खा रहा है। लेकिन ऐसा लगता है कि आप जो तमाम जो राजनीतिक सामाजिक समस्याएं हैं, ऐसा लगता है कि कल को मुस्लिम समुदाय अपने को पूरी तरीके से रिफॉर्म कर लेगा तो ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। आप समस्या को वहां ढूंढ रहे हैं जहां वो नहीं है। अच्छा, मैं वहां ढूंढ रहा हूं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। आपके पास आपका माशाल्लाह एक बेटा है जी। आप अगर घर के अंदर झूठ बोल रही हैं और उसके बाद आप बच्चे से कहें कि तुम सच बोलो, वो आपकी बात सुन लेगा?
बिल्कुल नहीं, नहीं ऑब्जर्व नहीं बिल्कुल नहीं, सुनेगा। बच्चे ऑब्जर्व करते हैं आपको। जिस कम्युनलिज्म की तरफ आप इशारा कर रही हैं, ये कम्युनलिज्म क्या है? ये एक होती है खुदगर्जी, स्वार्थ, सेल्फिशनेस। इज्तमाई खुदगर्जी को कम्युनलिज्म कहा जाता है। क्या दुनिया में किसी शख्स के लिए मुमकिन है कि वो दूसरे की खुदगर्जी से लड़ सके? हाँ, अगर उसे दूसरे के ऊपर असर डालना है तो वो उसे अपनी खुदगर्जी के खिलाफ लड़ना पड़ेगा, अपने आप को दुरुस्त करना पड़ेगा, फिर उसकी बात दूसरे लोग भी सुनने को तैयार हो जाएंगे। हो सकते हैं, मैं ये भी नहीं कह रहा हो जाएंगे, लेकिन और देखिए, मैं हूं, असल में आप हैं सियासत, आपके नजदीक सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं सियासत 12 साल हुए तो छोड़ चुका, बिल्कुल छोड़ चुका। 2007 इलेक्टोरल पॉलिटिक्स मैं छोड़ चुका। मैं मुझसे वो सवाल कीजिए, और इसीलिए आपसे अब बात करना और भी आ ज्यादा जाऊं। है, हाँ, क्योंकि आप एक स्कॉलर हैं। मैं वहीं आ रहा बिल्कुल। हूं। मैं हूं कुरान का तालिब इल्म। कुरान मुझे बताता है, अपनी समस्याओं के लिए दूसरों को जिम्मेदार मत ठहराओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम, ए लोगो जो ईमान लाए हो, अपनी फिक्र करो। ला यदुर्रुकुम मन ज़ल्ला इज़ा तदैतुम, अगर तुम खुद सही रास्ते पर हो तो जो गलत रास्ते पे है वो तुम्हें नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता। या तो कहिए कि अल्लाह का ये वादा गलत है। नहीं, लेकिन इसमें एक तरह का प्रिविलेज झलकता है आरिफ साहब। मैं या आप जैसे लोग जिनको पढ़ने का मौका मिला, जिनके पास ये मौका है कि वो इस तरह की जो ज्ञान है, जो ज्ञान का भंडार है, उस तक उनका एक्सेस है, वो हासिल कर सकते हैं। मुझे आप बताइए, मैं गोरखपुर गई, वहाँ मैंने देखा गोरखनाथ मंदिर के ठीक पीछे, मैं अपने कैमरामैन यही जो शूट कर रहे हैं देवी, इन्हीं को लेके वहाँ पहुँची हूँ। आप यकीन जानिए, उन्होंने मुझसे ये नहीं पूछा कि मैं कहाँ से आई हूँ, मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है, मैं किस शहर से आई हूँ। सिर्फ कैमरा देखते ही मेरे ऊपर लोग जिस तरह से झपटे हैं। जो उन्होंने बताया कि जो हिंदुत्व की राजनीति पिछले 5 साल में देखी, खासकर 2017 से 2019 के बीच में पूरे कारोबार तबाह हो गए हैं, गोश्त की दुकानें खत्म कर दी गई हैं। जो वेंडर्स थे लोकल, वहां पे चुन चुन के मुसलमानों के जो उनके फाइनेंशियल जितने रिसोर्सेज हो सकते थे, जो भी जरिए हो सकते थे, उनको खत्म किया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि ठीक तरीके से मुसलमान कुरान पढ़ने लगे, 3 तलाक बंद कर दे, माइनॉरिटी कम्युनलिज्म, अपने अंदर का कंजर्वेटिज्म खत्म कर दे, तो ये सब भी ठीक हो जाएगा? अच्छा, अब मैं दूसरी बात पे आ रहा हूँ। पिछले साल, ये अभी की बात, उसी जिले की बात कर रहा हूँ जिस जिले की बात आप, बिल्कुल। पिछले साल शमसुर रहमान फारूकी साहब, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एडिशनल सेक्रेटरी या सेक्रेटरी की रैंक से रिटायर हुए, उनका आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में छपा कि उनके वालिद जो इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स थे, 1954 या 55 में उसी गोरखपुर ज़िले में किसी स्कूल के इंस्पेक्शन पे गए। ये बीजेपी नहीं थी पावर में, एनडीए नहीं था पावर में। वहां ये खबर फैल गई कि बराबर के किसी गांव में गाय के एक बछड़े को मार दिया गया। शमसुर रहमान फारूकी के वालिद को इतना मारा गया कि वो उनको मुर्दा समझ के छोड़ के गए लोग। ये शमसुर रहमान फारूकी साहब ने खुद लिखा है अपने आर्टिकल में, और कहा मेरे नाना एमएलए थे, मेरे नाना डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन या जो दूसरे मिनिस्टर या ऑफिसर जो भी होंगे, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन का तो उन्होंने नाम लिखा है। कहा उनके पास गए, उनसे ये दरखास्त की कि इतने फ्रैक्चर हैं, अब इनके बस की फील्ड का काम करना नहीं है, क्या इनको ऑफिस में अटैच किया जा सकता है? कहा वो भी कभी नहीं मान के दिया। तो ये कब हो रहा था? जब भी सरकार नहीं थी। हम इस तरह, जब आपके पास तारीखी पस मंजर नहीं होगा, मैं जो पहले बात आपसे कहा, जो कौम, जो लोग भुला देते हैं तारीख को अपनी, उन लोगों का जोग्राफिया भी बाकी तो आरिफ साहब, कोई फर्क नजर नहीं आता आपको नरेंद्र मोदी सरकार और कांग्रेस पार्टी की सरकारों में? आपको कोई फर्क नहीं नजर आता? मैं सिर्फ आपसे बहुत ही एक पॉइंटेड सवाल पूछ रही हूं कि कोई फर्क नहीं है। एक मिसाल देके आपको बता रहा हूं, सुन लीजिए। शाहबानों के बाद शहाबुद्दीन साहब ने खत लिखा उस वक्त प्राइम मिनिस्टर को, सैटेनिक वर्सेस को बैन कर दिया जाए, किताब पे पाबंदी लगाई। मैं आपसे पूछता हूं, पाबंदी लगाने का मकसद क्या होता है? कि वो मवाद जो तौहीन आमेज है, जो काबिल एतराज है, वो लोगों को अवेलेबल नहीं होना चाहिए। यही मकसद होता है, यही होता है। 2 महीने किताब बैन हो गई, पाकिस्तान में अगले दिन 13 आदमी मरे, कई 100 करोड़ की प्रॉपर्टी चली, पूरी दुनिया में 200 से ज्यादा लोग मरे। जब ये कंट्रोवर्सी हो गई, मैं खान मार्केट में किताब की दुकान में गया, मैंने पूछा, चूंकि उन्होंने मुझे किताब भेजी थी, मैंने वापस कर दी थी, कि ये बैन से पहले की बात है। मैंने पूछा अब तो वो किताब अवेलेबल नहीं होगी?
उनका जितनी चेक कहें उतनी। तो मैंने उनसे और फिर उन्होंने खुद बताया, कहा कि बैन होने से पहले 7 किताबें बेची थी, बैन होने के बाद 10,000 किताबें बेची। फिर मैं दूसरी दुकान पे गया इस आंकड़े को जानने के लिए, उन्होंने इसे कंफर्म किया। मैंने घर आके पार्लियामेंट में क्वेश्चन डाला, और क्वेश्चन में मैंने क्या कहा, किस तारीख को बैन किया गया, कितनी किताबें जब्त की गई, और मैंने अनस्टार डाला ताकि ये सेक्रेटरी और मिनिस्टर के पास ना पहुंचे। जवाब आया 15 दिन के बाद जो मौजूद है, इस तारीख को बैन किया गया, एक भी किताब कॉन्फिस्केट की नहीं की गई। तो क्या नीयत थी? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या नीयत थी? तो आपको दोगलापन अच्छा लगता है? और एक आदमी जो भी उसका व्यू है वो सफाई से रख रहा है। पिछले 5 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ पूरे मुल्क में। और जो छोटे छोटे दंगे हुए हैं जब सब जगहों पर, छोटा अभी तो बताया मैंने आपको, इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल। आरिफ मोहम्मद खान, किसी भी इलेक्शन से पहले आपको 2013 का दंगा याद है, जबकि हालांकि सरकार दूसरी थी मुजफ्फरनगर में, वहां इस बात के पूरे सबूत मिलते हैं, बाकायदा बीजेपी के ऑफिस बेयरर्स, उनके एमएलएज वहां पे शामिल थे, उन लोगों को प्रमोट करके मंत्री बनाया गया। एक मिनट, उत्तर प्रदेश में दंगे को रोकने की और उनके जिम्मेदारी थी, लेकिन अगर ग्राउंड रूट्स लेवल पे अगर ये क्राउड में ये नफरतें क्यों पैदा हुई, ये सवाल करने का। आप ये कह रहे हैं कि कम्युनलिज्म को अच्छे से खेला जाए, पहले छुप के खेलते थे, आप कह रहे हैं, अब जो है अच्छे से खेला जाए। आप कह रही हैं, आप ये कह रहे हैं कि दोगलापन, आप ये कह रहे हैं कि दोगलेपन से अच्छा है भैया, मैंने तो दोगलापन लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, आपने किया। तो खुल के आप ही कह रहे हैं, आपने किया, मैंने तो दोगलापन लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। आप मेरे मुंह में अल्फाज रख रही हैं, आपने दोगलापन इस्तेमाल किया, मैंने तो आपको फैक्ट बताए। अभी 6 महीने पहले लखनऊ में कांग्रेस के बड़े लीडर, राज्यसभा में अपोजिशन लीडर गुलाम नबी आजाद अलीगढ़ वालों की मीटिंग में बोल रहे हैं और कहते हैं मुल्क में माहौल कम्युनल इतना हो गया है कि पहले जो कैंडिडेट मुझे इलेक्शन में बुलाया करते थे, अब 80% नहीं बुलाते। तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या बीजेपी के कैंडिडेट बुलाया करते थे उन्हें? कौन सी पार्टी कम्युनल हुई है? तो फिर क्या इस बात पे सहमत हो सकते हैं आप कि हमारा देश कम्युनल हो रहा है? हमारा देश कम्युनल नहीं हो रहा जब तक वो लोग जो एक खास कम्युनिटी के इत्तेहाद का नारा लगाते थे, और वो इतने शॉर्ट साइटेड लोग थे कि उन्हें यह नजर नहीं आता था कि इसकी रिएक्शन दूसरी तरफ भी होगी। वो नारे कौन, जरा मौलाना आजाद की तकरीरों को पढ़ लीजिए, क्या कहा है मौलाना आजाद ने कहा कि आज तुम्हारे चेहरों पे महलाल और परेशानी है। मैंने उस वक्त तुम्हें पुकारा था जब इसकी बजाय तुम्हारे चेहरे हशाश बशाश थे, लेकिन मैंने तुम्हारी तरफ हाथ बढ़ाना चाहा, तुमने मेरा हाथ तोड़ दिया। मैंने तुम्हारी तरफ करवट लेनी चाहिए, तुमने मेरी कमर तोड़ दी। मैंने तुम्हारी तरफ कदम बढ़ाने चाहे, तुमने मेरी टांगें तोड़ दी। तुमने गफलत और इनकार की सारी सुन्नतें ताजा कर दी। जब आपका को तारीख का अंदाज जानता हूं, और ये मैंने पहले ही आपको कह दिया, मैं कुरान का तालिब इल्म हूं। कुरान मुझे यह बताता है कि हुनैन में जब 10,000 से ज्यादा की तादाद थी, फौज भाग खड़ी हुई, और कुरान कहता है तुम्हारी मेजॉरिटी तुम्हारे किसी काम ना आई। ये कुरान कहता है। और जहां माइनॉरिटी में थे 300 थे, वहां तुम कामयाब हो गए। तो वो क्या कहता है कि अगर आप तौहीद के मानने वाले हैं, अगर आपका अकीदा यह है कि उसके अलावा ना कोई आपको नुकसान पहुंचा सकता है और ना फायदा पहुंचा सकता है, तो ऐसा आदमी कभी भी ना तो तादाद कम होने से डरेगा और ना तादाद ज्यादा होने से उसके अंदर गर्व की अनुभूति पैदा होगी। एक सेकेंड, मैं एक बात जानता हूं, फिर मैं आ रहा हूं कुरान की तरफ लौट के। वअम्मा मा यनफउन्नास फयमकुसु फिल अर्द, कुरान में वादा है वो लोग जो समाज का फायदा पहुंचाने वाले लोग हैं, उनको हम सिर्फ अपने लिए जीना चाहते। इस मुल्क में सबसे छोटी माइनॉरिटी पारसी हैं, उनका तो एक मेंबर भी नहीं है पार्लियामेंट के अंदर, उन्हें तो फिक्र नहीं है। क्रिश्चियंस कितनी तादाद है क्रिश्चियंस की, वो इस मुल्क को, पारसी इस मुल्क की इकोनॉमी को बना, उनके सामाजिक आर्थिक जितनी पृष्ठभूमि, आप बार बार इतिहास को खुद लेकर आते हैं और ये बहुत अच्छी बात है कि इतिहास का हमें ध्यान रखना है, लेकिन आप इतिहास भूल रहे हैं कि किस तरह से ये इतने गरीब लोग जो मुसलमान, ये गरीब हुए कैसे, ये तो गौर करना पड़ेगा। ये मेरे भाई अब आप सच्चर का भी देखिए, सर सैयद को पढ़ लीजिए। सर सैयद ने क्या कहा? सर सैयद ने कहा कि हमें ये गरीब किसी और ने नहीं बनाया है। जब अंग्रेजों ने अंग्रेजी एजुकेशन शुरू करी
और कहा संस्कृत कॉलेज, पहले उन्होंने ऐलान किया संस्कृत कॉलेज बनाएंगे। राजा राम मोहन रॉय के घर पे, इस सरसद की पैदाइश के चंद साल बाद की बात है, राजा राम मोहन रॉय के घर पे मीटिंग हुई। उन्होंने कहा हमें संस्कृत कॉलेज नहीं चाहिए, अंग्रेजी कॉलेज बनाओ। और इसके 8 साल के बाद 8000 मुसलमान मौलवी इकट्ठे हुए और उन्होंने कहा कि ये जो अंग्रेजी के स्कूल कायम हो रहे हैं ये इस्लाम के लिए खतरा है, और इस पे अगर गवर्नमेंट इसे बंद नहीं करती तो मुसलमान बच्चों के दाखिले पर पाबंदी लगाए, और अगर गवर्नमेंट वो नहीं करेगी तो हम मुसलमान बच्चों को नहीं जाने देंगे। सर सैयद के खिलाफ आपको मालूम है अंग्रेजी की एजुकेशन कितने फतवे थे, तो कौन जिम्मेदार है हमें बेइल्म रखने के लिए? सरकार जिम्मेदार नहीं है भारत की, जो ये सर सैयद ने नहीं कहा। नहीं, तो ये तो 1857 के बाद के हालात। अरे तो ये एटीट्यूड तो आज, अगर मैं आपको पिछले साल की तकरीर दिखा दूं देवबंद के एक बड़े आलिम की कि मॉडर्न एजुकेशन में मत जाओ। आपने खुद ही बताया, अभी सचर कमेटी ने भी बताया कि 4% मुसलमान से मदरसा जाता है, 96% के बारे में तो सोचेंगे आप। बड़ी मुसीबत है। वो 4% का कब्जा मस्जिद के मिंबरों पे है और वहां पे वो ये बताता है लोगों को, यानी आप हर मस्जिद के मेंबर पे कब्जा है उन 4% का, और वो मुझे कहता है जरा अपनी टॉलरेंस पर गौर करिए, सिर्फ गैर मुस्लिम काफिर नहीं है, देवबंदी के नजदीक बरेलवी काफिर है, बरेलवी के नजदीक देवबंदी, दोनों के नजदीक अहले हदीस काफिर है, तीनों के नजदीक शिया काफिर है, चारों ने अहमदियों को बाहर कर दिया। जरा अपने एटीट्यूड पर गौर करिए। आखिरी 2 सवाल आरिफ साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस आप कम्युनलिज्म, कंजर्वेटिज्म, फंडामेंटलिज्म का जिक्र कर रहे हैं, मुझे बिल्कुल इनकार नहीं है, मुस्लिम समुदाय में भी है, दूसरे समुदायों में भी है। फर्क इस बात का है कि ये जो क्लर्जी जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, इनके पास सत्ता का साथ नहीं है। अभी फिलहाल जो लोग हिंदुत्व की राजनीति में यकीन रखते हैं, हमारी सरकार जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, जिसका पूरे देश पर फिलहाल कब्जा है, पूरे संसद में जो है उनके सबसे ज्यादा सदस्य हैं, उनको सीधे तौर पर उनका पेट्रनेज मिला हुआ है। फिर भी आप ये कह रहे हैं कि आपको खतरा देवबंद से ज्यादा है, आपको खतरा नागपुर से नहीं है। मैंने तो ये नहीं कहा। तो मुझे बताइए नागपुर से नहीं कहा। तो आरिफ साहब एक लाइन में सवाल। प्रॉब्लम ये जर्नलिस्ट होने का मतलब ये नहीं है कि आप मेरे मुंह में अल्फाज रखें। आरिफ साहब एक लाइन में सवाल, देवबंद से ज्यादा खतरा है या नागपुर से ज्यादा खतरा है? मैंने आपको पहले ही बता दिया, मैं अपनी खुदगर्जी के खिलाफ लड़ सकता हूं, मैं दूसरे की खुदगर्जी के खिलाफ लड़ने की अल्लाह ने मुझे ताकत नहीं दी। अगर आप समझ जानता हूं, और ये मैंने पहले ही आपको कह दिया, मैं कुरान का तालिब इल्म हूं। कुरान मुझे ये बताता है कि हुनैन में जब 10,000 से ज्यादा की तादाद थी, फौज भाग खड़ी हुई, और कुरान कहता है तुम्हारी मेजॉरिटी तुम्हारे किसी काम ना आई। ये कुरान कहता है। और जहां माइनॉरिटी में थे 300 थे, वहां तुम कामयाब हो गए। तो वो क्या कहता है? कहता है कि अगर आप तौहीद के मानने वाले हैं, अगर आपका अकीदा ये है कि उसके अलावा ना कोई आपको नुकसान पहुंचा सकता है और ना फायदा पहुंचा सकता है, तो ऐसा आदमी कभी भी ना तो तादाद कम होने से डरेगा और ना तादाद ज्यादा होने से उसके अंदर गर्व की अनुभूति पैदा होगी। एक सेकेंड, मैं एक बात जानता हूं, फिर मैं आ रहा हूं कुरान की तरफ लौट के। व अम्मा मा यनफउन्नास फयमकुसु फिल अर्द, कुरान में वादा है वो लोग जो समाज का फायदा पहुंचाने वाले लोग हैं, उनको वो हम सिर्फ अपने लिए जीना चाहते। इस मुल्क में सबसे छोटी माइनॉरिटी पारसी हैं, उनका तो एक मेंबर भी नहीं है पार्लियामेंट के अंदर, उन्हें तो फिक्र नहीं है। क्रिश्चियंस कितनी तादाद है क्रिश्चियंस की, वो इस मुल्क को, पारसी इस मुल्क की इकोनॉमी को बना, उनके सामाजिक आर्थिक जितनी पृष्ठभूमि, आप बार बार इतिहास को खुद लेकर आते हैं और ये बहुत अच्छी बात है कि इतिहास का हमें ध्यान रखना है, लेकिन आप इतिहास भूल रहे हैं कि किस तरह से ये इतने गरीब लोग जो मुसलमान ये गरीब हुए कैसे, ये तो गौर करना पड़ेगा। ये मेरे भाई अब आप सच्चर कमेटी के साथ सर सैयद को पढ़ लीजिए। सर सैयद ने क्या कहा? सर सैयद ने कहा कि हमें ये गरीब किसी और ने नहीं बनाया है। जब अंग्रेजों ने अंग्रेजी एजुकेशन शुरू करी और कहा संस्कृत कॉलेज, पहले उन्होंने ऐलान किया संस्कृत कॉलेज बनाएंगे। राजा राम मोहन रॉय के घर पे, इस सरसद की पैदाइश के चंद साल बाद की बात है, राजा राम मोहन रॉय के घर पे मीटिंग हुई। उन्होंने कहा हमें संस्कृत कॉलेज नहीं चाहिए, अंग्रेजी कॉलेज बनाओ। और इसके 8 साल के बाद 8000 मुसलमान मौलवी इकट्ठे हुए और उन्होंने कहा कि ये जो अंग्रेजी के स्कूल कायम हो रहे हैं ये इस्लाम के लिए खतरा है, और इस पे
अगर गवर्नमेंट इसे बंद नहीं करती तो मुसलमान बच्चों के दाखिले पर पाबंदी लगाए, और अगर गवर्नमेंट वो नहीं करेगी तो हम मुसलमान बच्चों को नहीं जाने देंगे। सर सैयद के खिलाफ आपको मालूम है अंग्रेजी की एजुकेशन कितने फतवे थे, तो कौन जिम्मेदार है हमें बेइल्म रखने के लिए? सरकार जिम्मेदार नहीं है भारत की। जो ये सर सैयद ने नहीं कहा। नहीं, तो ये तो 1857 अरे के बाद के हालात। अरे तो ये एटीट्यूड तो आज अगर मैं आपको पिछले साल की तकरीर दिखा दूं देवबंद के एक बड़े आलिम की कि मॉडर्न एजुकेशन में मत जाओ। आपने खुद ही बताया, अभी सचर कमेटी ने भी बताया कि 4% मुसलमान से मदरसा जाता है, 96% के बारे में तो सोचेंगे आप। बड़ी मुसीबत है। वो 4% का कब्जा मस्जिद के मिंबरों पे है, और वहां पे वो ये बताता है लोगों को, यानी आप हर मस्जिद के मिंबर पे कब्जा है उन 4% का, और वो मुझे कहता है जरा अपनी टॉलरेंस पर गौर करिए, सिर्फ गैर मुस्लिम काफिर नहीं है, देवबंदी के नजदीक बरेलवी काफिर है, बरेलवी के नजदीक देवबंदी, दोनों के नजदीक अहले हदीस काफिर है, तीनों के नजदीक शिया काफिर है, चारों ने अहमदियों को बाहर कर दिया। जरा अपने एटीट्यूड पर गौर करिए। आखिरी 2 सवाल आरिफ साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस आप कम्युनलिज्म, कंजर्वेटिज्म, फंडामेंटलिज्म का जिक्र कर रहे हैं, मुझे बिल्कुल इनकार नहीं है, मुस्लिम समुदाय में भी है, दूसरे समुदायों में भी है। फर्क इस बात का है कि ये जो क्लर्जी जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, इनके पास सत्ता का साथ नहीं है। अभी फिलहाल जो लोग हिंदुत्व की राजनीति में यकीन रखते हैं, हमारी सरकार जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, जिसका पूरे देश पर फिलहाल कब्जा है, पूरे संसद में जो है उनके सबसे ज्यादा सदस्य हैं, उनको सीधे तौर पर उनका पेट्रनेज मिला हुआ है। फिर भी आप ये कह रहे हैं कि आपको खतरा देवबंद से ज्यादा है, आपको खतरा नागपुर से नहीं है। मैंने तो ये नहीं कहा। तो मुझे बताइए नागपुर से नहीं कहा। तो आरिफ साहब एक लाइन में सवाल। प्रॉब्लम ये जर्नलिस्ट होने का मतलब ये नहीं है कि आप मेरे मुंह में अल्फाज रखें। आरिफ साहब एक लाइन में सवाल, देवबंद से ज्यादा खतरा है या नागपुर से ज्यादा खतरा है? मैंने आपको पहले ही बता दिया, मैं अपनी खुदगर्जी के खिलाफ लड़ सकता हूं, मैं दूसरे की खुदगर्जी के खिलाफ लड़ने की अल्लाह ने मुझे ताकत नहीं दी। अगर आप समझना चाहें तो समझें। और मुझे खूब याद आ रहा है, आपने सिर्फ अपनी फेसबुक पे मैं होली खेलूंगी कह बिस्मिल्लाह डाल दिया था। आपके खिलाफ जो कुछ लिखा है लोगों ने, मुझे खूब अच्छी तरह याद है, मैंने वो सारे कमेंट पढ़े। ये इंटॉलरेंस कहां से आई है और इस इंटॉलरेंस की रिएक्शन क्या होगी? नहीं, मैंने आपसे कहा मुझे कंजर्वेटिज्म से इनकार नहीं है कि सभी समुदायों में है, लेकिन मुझे इस बात हम अटैक करेंगे दूसरे की खुदगर्जी पे, हम अपनी बुराई की तरफ नजर डालने को तैयार नहीं होंगे, क्योंकि ये बड़ा आसान काम है कि हम उंगलियां, खुदा के वास्ते एक उंगली जब आप दूसरे की तरफ उठाते हैं तो 4 उंगलियां आपकी अपनी तरफ आरिफ साहब, मुझे समस्या इस बात से है कि आप इस बात से इनकार कर रहे हैं कि जो दूसरी तरफ का कंजर्वेटिज्म, फंडामेंटलिज्म है, उसको सरकार का सानिध्य, सत्ता का साथ प्राप्त है। आप लड़िए, इस बात से इनकार मैं कह रहा हूं आप लड़िए उससे, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मैंने तो आपको बता दिया मैं कुरान का तालिब इल्म हूं, मैं तो ये जानता हूं मेरे पास ना जरिया है उससे लड़ने का, और ना वो लड़ाई मुझे फायदा पहुंचा सकती है। मुझे तो सिर्फ एक चीज फायदा पहुंचा सकती है, अगर मैं समाज के लिए, जो मैंने कहा आपसे, अगर मैं समाज के लिए फायदेमंद बन जाऊं तो ये मुल्क वो है जिस मुल्क में सत्य साईं बाबा जिनके मंदिर बने हुए हैं आज, उनका हर भक्त जानता है वो मुसलमान माँ बाप के बेटे थे, लेकिन वो कहीं समाज को फायदा पहुंचा रहे, उनको अवतार का दर्जा दे दिया गया है। इस समाज के लिए फायदेमंद बन जाइए, लोग यहां तो भगवान का दर्जा दे देते। बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ मोहम्मद खान, पूरी एक फहरिस्त में सवालों की लेकर आई थी, उसमें से कोई भी सवाल जो है मैं आपसे नहीं पूछ पाई हूं, लेकिन बहुत दिलचस्प बातचीत रही। आरिफ मोहम्मद खान जो हर बार शायद हैरान ही करते हैं अपनी बातों से, जाहिर है वो एक स्कॉलर हैं, वो ये कहते हैं कि राजनीति से उनका नाता टूट गया है, लेकिन राजनीति से उनका रिश्ता जो है वो लगातार बना हुआ है।